एक बार फिर से संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के क्लास से आप प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर के माध्यम से आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में समझना है, यानी पहले यह समझने का प्रयास करना है कि आखिरकार इस सिद्धांत का वर्णन कैसे किया गया। और एक बार आपको इस सिद्धांत की मौलिक समझ हो जाती है और इस सिद्धांत पर अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसमें आपको यह कहा जाए कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का वर्णन करें या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर टिप्पणी लिखें, तो वहाँ तक आपकी समझ अगर हो जाती है तभी जाकर आप यह आगे इस सिद्धांत को आधार बनाते हुए यह समझने का भी प्रयास करेंगे कि आखिरकार भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में सिद्धांत को सबसे अधिक मान्यता प्राप्त क्यों है। इस सिद्धांत की सहायता से किस प्रकार हम पर्वत रचना की प्रक्रिया, भूकंप की उत्पत्ति के साथ पृथ्वी की सतह पर होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया का वर्णन कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि भू आकृति विज्ञान का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, उस सेक्शन में पहले यदि आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का अध्ययन करना है तो उसके बाद ही इसी टॉपिक को आधार बनाते हुए इस सिद्धांत की सहायता से पृथ्वी की सतह पर होने वाली भूभौतिकी घटनाओं में भूकंप का अध्ययन करना है। उसके बाद ये भी समझना है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा हम किस प्रकार ज्वालामुखी प्रक्रिया का वर्णन कर सकते हैं और भूकंप और ज्वालामुखी प्रक्रिया में क्या किसी भी प्रकार का अंतर संबंध है या नहीं है। भूकंप ज्वालामुखी प्रक्रिया के साथ आपको यह भी देखना है कि यह सिद्धांत किस प्रकार पर्वत निर्माणकारी प्रक्रम यानी ओरोजेनिक प्रोसेस की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। और अगर आप यह जानते होंगे कि महासागर में भूकंप के आने पर जब समुद्र में तरंगें उत्पन्न होती हैं तो इस प्रकार की तरंगों को ही सुनामी कहते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि किस प्रकार हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की सहायता से सुनामी की व्याख्या कर सकते हैं। अगर आप यानी फर्स्ट टॉपिक होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यदि आप इसको बेहतर ढंग से समझ जाते हैं, इस पर आपकी एक मौलिक समझ हो जाती है, तो आप इसकी सहायता से दूसरे टॉपिक को तैयार कर पाएंगे और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का रिवीजन भी होगा। फिर तीसरे टॉपिक को भी आप आसानी से समझ पाएंगे और भूकंप के साथ इसके अंतर संबंधों को भी स्थापित कर पाएंगे। उसके बाद चौथे टॉपिक के अंतर्गत आप ये देखेंगे कि पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए सिद्धांतों में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को क्यों अधिक मान्यता प्राप्त है, और अंततः इन सब की सहायता से आप ये भी देखेंगे कि इसका सुनामी की उत्पत्ति से क्या संबंध है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब आपको अंततः यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा हम पृथ्वी की सतह पर होने वाली भूभौतिकी घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है तब इस प्रकार के सिद्धांत की पृष्ठभूमि को समझना आपके लिए आवश्यक हो जाएगा कि आखिर इस सिद्धांत के प्रतिपादन का आधार क्या है। तो जब आप इसके बाद यानी इस टॉपिक के इतने टॉपिक को तैयार करने के बाद अगर आप पास की तरफ जाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय यह स्पष्ट किया था कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है। इसके पहले भी भूवैज्ञानिकों ने महाद्वीपों के विस्थापन की बातें तो की थी, लेकिन वेगनर एक ऐसे मौसम वैज्ञानिक थे जिन्होंने न केवल अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए महाद्वीपों के विस्थापन की अवधारणा को आधार बनाया, बल्कि इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित करने का भी प्रयास किया। यानी कह सकते हैं कि वेगनर ही एक ऐसे भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन करने के साथ
इसे प्रमाणित करने का भी प्रयास किया, लेकिन एक समय के बाद इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत की आलोचनाएं होने लगी और यहाँ तक यह स्थिति भी आ गई कि इनके सिद्धांत का लगभग महत्व खत्म सा हो गया था। तभी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह पर निर्मित चट्टान के चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया और उनका अध्ययन करने के बाद उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया, यानी वैज्ञानिक प्रमाण दिया कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है। और साथ में हैरी हेस नामक भूवैज्ञानिक के द्वारा दिए गए सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, यानी हैरी हेस एक ऐसे वैज्ञानिक आप कह सकते हैं अर्थ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यह समझाया था कि सागर के नीतल का प्रसार कैसे होता है, फैलाव कैसे होता है। तो जहां भूचुंबकत्व की संकल्पना पर आधारित अध्ययन, भूचुंबकत्व की संकल्पना पर आधारित अध्ययन के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को एक नई दिशा मिली, वही भूचुंबकत्व की संकल्पना पर आधारित अध्ययन के कारण ही हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत भी प्रमाणित हुआ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। आप ध्यान दीजिएगा कि यदि वैज्ञानिकों के द्वारा चट्टान के चुंबकीय गुणों का अध्ययन नहीं किया जाता और जियोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को एक नई दिशा नहीं मिलती और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत प्रमाणित नहीं होता। तो आज जो है हम अगर यह कह पाते हैं, सोच पाते हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है, सागर के नीतल का प्रसार होता है, तो उसमें भूचुंबकत्व की संकल्पना पर आधारित अध्ययन का अपना महत्व है। जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत की प्रासंगिकता बढ़ गई, तो इन्हीं सिद्धांतों की जो मुख्य बातें थी उनको आधार बनाते हुए उन सबको मिलाकर एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जो प्लेट विवर्तनकी सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। यानी आप कह सकते हैं कि प्लेट विवर्तनकी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, बल्कि प्लेट विवर्तनकी सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, भूचुंबकत्व की संकल्पना पर आधारित अध्ययन और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का सम्मिलित रूप है। तो देखिए, यानी हमें क्या करना है, पहले हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझना है, क्योंकि भूगोल विषय के अंतर्गत हम प्रेजेंट को महत्व देते हैं। वर्तमान समय में जो विचारधाराएं, जो संकल्पनाएं प्रासंगिक हैं, पहले उसे समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय में पृथ्वी की सतह पर जहां परिवर्तन हो रहे हैं, पहले उसे अध्ययन के रूप में लेते हैं और उसे समझने के बाद फिर यह देखते हैं कि क्या ऐसी घटनाएं या इस प्रकार के परिवर्तन अतीत में भी हुए थे कि नहीं, पास्ट में भी हुए थे कि नहीं। ठीक उसी प्रकार किसी भी विचारधारा का या सिद्धांत का अगर वर्तमान समय में कोई महत्व होता है, तो फिर हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस विचारधारा का या सिद्धांत का पास्ट में भी महत्व है कि नहीं, और उसके पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। यानी भूगोल में हम प्रेजेंट से पास्ट की ओर जाते हैं, प्रेजेंट से पास्ट की ओर जाते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनकी सिद्धांत को भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में अधिक महत्व क्यों दिया गया, इसको अधिक मान्यता क्यों प्राप्त है, इसका समर्थन लोग अधिक क्यों करते हैं, इसके लिए तो हमें पहले आगे बढ़ना होगा और यह देखना होगा कि इस सिद्धांत के द्वारा हम पृथ्वी की सतह पर होने वाली भूभौतिकी घटनाओं का वर्णन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो पहले हमें सिद्धांत का अध्ययन करना है, उसके बाद सिद्धांत के महत्व को समझना है, फिर इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि पर जाना है, बैकग्राउंड में जाना है, और फिर बैकग्राउंड में जाने के बाद हमें इन सिद्धांतों से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन करना है, कंपैरेटिव स्टडी करना है, और यह समझने का प्रयास करना है कि पहले से जो सिद्धांतों का
प्रतिपादन किया गया या जो पहले जिन विचारधाराओं को व्यक्त किया गया उनके ऊपर इस सिद्धांत में कैसे सुधार किया गया। तो कुछ ऐसे आपको इस टॉपिक का अध्ययन करना है। बस अंतर क्या है कि अगर आप सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से इस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का अध्ययन करने के बाद आपको इसके महत्व को ज़्यादा प्राथमिकता देनी है, यानी सिद्धांत के द्वारा किस प्रकार सतह पर होने वाली भूभौतिकी घटनाओं की हम व्याख्या कर सकते हैं उसे प्राथमिकता देनी है, और साथ में ये देखना है कि वर्तमान समय में कहाँ पर भूभौतिकी घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि जब आप मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को देखेंगे तो विश्व में भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता में आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का अध्ययन करना है। और पास्ट प्रेजेंट की बात करें तो अलग लाइन दिया हुआ है, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, उनको इससे लिंक करके देखना है। ये अलग बात है कि 2013 में कि मुख्य परीक्षा में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर प्रश्न किया गया, तो उस प्रश्न के आने के बाद जो समझ में आया उससे के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि यूपीएससी भी कहती है कि आज के समय जो भी सिद्धांत या विचारधाराएं या संकल्पनाएं प्रासंगिक हैं उनके पास्ट यानी उनके बैकग्राउंड को भी जानिए। यह अलग बात है कि उनके बैकग्राउंड को की तुलना में प्रेजेंट को ज़्यादा महत्व दीजिए और फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कीजिए। तो कह सकते हैं कि आज के लेक्चर से आप कहीं ना कहीं आने वाले कुछ लेक्चर तक, कुछ क्लासेस तक एक ही टॉपिक को केंद्र बिंदु में रखकर बार बार आप उस पर विचार करेंगे। वह टॉपिक कौन सा है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने के बाद इसी को केंद्र बिंदु में रखकर पहले भूकंप, फिर ज्वालामुखी प्रक्रिया, फिर पर्वत रचना की प्रक्रिया, फिर सुनामी, फिर उसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, भूचुंबकत्व की संकल्पना पर आधारित अध्ययन और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, इन सबका आपको क्या करना है? इन सबको समझते हुए, इन पर विचार करते हुए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ध्यान में रखना है। तो चलिए, अगर इस टॉपिक पर प्रश्न किया जाए या इस टॉपिक को एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना हो तो सबसे पहले अगर प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का वर्णन करने के लिए कहा जाए और आपको भूमिका बनानी हो, तो जैसे अभी हमने आपको आपके सामने एक सामान्य परिचय दिया, उसी तरह आप भूमिका बना सकते हैं। तो यहाँ भूमिका बनाते समय किन किन बातों को आप मेंशन कर सकते हैं, वो पहले उस पर हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद भूमिका के अंतर्गत ही हमें यह भी देखना है, जिस पार्ट को हाईलाइट करना है वह है कि प्लेटों का जो है वह मूवमेंट, प्लेट का जो है मूवमेंट क्यों होता है, कॉज ऑफ प्लेट मूवमेंट को समझना है। अब आप एक लाइन में समझिए आगे टॉपिक में एंटर करने के पहले कि यदि आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर चुके हैं और आपको यह जानकारी है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल और केंद्र मंडल में बांटा गया है या सीमांकित किया गया है, और अगर आप यह भी जानते हैं कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, और आप अगर यह भी जानते हैं कि ऊपरी मेंटल के निचले परत को दुर्बल मंडल कहते हैं, तो इसके आधार पर आपसे अगर कहा जाए कि एक स्टेप में आगे बढ़ जाऊं और कहूं कि स्थल मंडल के बृहद खंड को, अगर स्थल मंडल को हम कई बड़े बड़े टुकड़ों में बांट दें, बड़े बड़े ब्लॉक्स के रूप में उसे हम बांट दें, तो हर एक बड़े ब्लॉक को अगर प्लेट कहते हैं, यानी अगर स्थल मंडल के बृहद खंड को प्लेट कहते हैं, तो सीधी सी बात है, आपसे कोई प्रश्न करेगा कि इसका मतलब स्थल मंडल प्लेट किससे बना है, तो कहेंगे स्थल मंडल से बना है। स्थल मंडल किससे बना है, तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से बना है। क्रस्ट किससे बना है, कहेंगे उसमें सिलिका एल्युमिनियम की अधिकता है। मेंटल में किसकी अधिकता है, सिलिका मैग्नीशियम की अधिकता है। तो इसका मतलब प्लेट में कौन से तत्वों की अधिकता होगी, सिलिका एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता होगी। अगर कोई कहेगा अगर प्लेट स्थल मंडल से बना है तो प्लेट के नीचे कौन सी परत होगी, तो दुर्बल मंडल होगा। यह हो गया जो आप पहले से जानते हैं, उसके आधार पर आप इतनी बातों को सोच सकते हैं। दूसरा ध्यान दीजिए, अगर कहा जाए कि पृथ्वी की सतह अस्थाई है या अस्थाई, तो कहेंगे सीधी सी बात है अस्थाई है। अगर अस्थाई नहीं होती, अनस्टेबल नहीं होती, तो पर्वत, पठार, मैदान जैसे स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति कैसे होती। पृथ्वी की सतह परिवर्तनशील है या अपरिवर्तन, बोलेंगे परिवर्तनशील है। अगर परिवर्तनशील ही नहीं होता, परिवर्तन ही नहीं होता, तो पर्वत, पठार, मैदान कैसे बनते। तो जो पृथ्वी का जो भाग अस्थाई होगा वहाँ परिवर्तन होने की संभावनाएं
अधिक होंगे। इस आधार पर कहा जाएगा कि इसका मतलब सतह पर मूवमेंट होता है या नहीं होता है, क्योंकि मूवमेंट के कारण ही तो सतह पर परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब प्लेट का भी मूवमेंट होता होगा। प्लेट का मूवमेंट किसके ऊपर होगा? दुर्बल मंडल के ऊपर होगा। तो प्लेट का दुर्बल मंडल के ऊपर मूवमेंट क्यों होता है, यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस सिद्धांत के द्वारा पहले आपको समझना है। फिर यह समझना है प्लेट का मूवमेंट कितने प्रकार से होता है, टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। और टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट के साथ हमें यह देखना है कि हम प्लेट के मूवमेंट के कारण और प्लेट का क्या मूवमेंट के प्रकार, यानी प्लेट के मूवमेंट का अध्ययन क्यों कर रहे हैं। प्लेट के मूवमेंट का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्लेट के मूवमेंट के कारण ही जियोफिजिकल का मतलब होता है भूभौतिकी घटनाएं, जियोफिजिकल फेनोमेना यानी भूभौतिकी घटनाएं। तो प्लेट बाउंड्रीज के चारों तरफ प्लेट बाउंड्री के साथ भूभौतिकी घटनाएं होती हैं और वो अलग अलग प्लेट बाउंड्री पर अलग अलग ढंग से होती है। तो हमें कहीं ना कहीं अगर आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का वर्णन करने के लिए कहे और आपको जिस पार्ट को हाईलाइट करना है वो इसे हाईलाइट करना है, क्योंकि हमें भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर होने वाली भूभौतिकी घटनाओं का अध्ययन करना है। यानी यह भौतिक भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हमें पृथ्वी की सतह पर होने वाली भूभौतिकी घटनाओं के अध्ययन के साथ स्थलस्वरूपों की स्थलस्वरूपीय विशेषताओं का अध्ययन करना है। तो जब तक भूभौतिकी घटनाएं नहीं होंगी तब तक स्थलस्वरूपों की उत्पत्ति कैसी होगी, उनका विनाश कैसे होगा। इसलिए अगर इस टॉपिक पर आपको थ्योरी को एक्सप्लेन करना हो तो इस पार्ट को हाईलाइट करना होगा। इसके पहले का यह पार्ट इंट्रोडक्शन हुआ, इसके बाद का पार्ट जहां आप जो समझेंगे वो कंक्लूजन होगा। और इंट्रोडक्शन में जिस पार्ट को भूमिका बनाते समय जिस पार्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं वो कॉज ऑफ प्लेट मूवमेंट एंड टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। तो देखिए, अगर जब कभी भी आपको वर्णन करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले अगर किसी भी सिद्धांत का वर्णन करने के लिए कहा जाता है, डिस्क्राइब करने के लिए, तो मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया, सिद्धांत के प्रतिपादन का उद्देश्य क्या था, सिद्धांत की अपनी मान्यताएं क्या हैं, सिद्धांत की अपनी मान्यताएं क्या हैं, अजम्पशंस क्या हैं, किन मान्यताओं के आधार पर सिद्धांत का वर्णन किया गया, सिद्धांत की आलोचनाएं कैसे की गई, क्रिटिसिज्म कैसे किया गया, सिद्धांत का महत्व क्या है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको सिद्धांत को डिस्क्राइब करने के लिए कहें तो डिस्क्राइब करते समय आप इतनी बातों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन अगर डिस्क्राइब करने में आलोचनात्मक वर्णन करने के लिए नहीं कहे तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। और उसकी जगह अगर इन दोनों में सेलेक्ट करना हो तो आप सिद्धांत के महत्व को बता सकते हैं, क्योंकि आंसर का एंड हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब सोचिए कि अगर कुल मिलाकर आपसे कहा जाए तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि इतने सारे पॉइंट्स पर हमें विचार करना है। अब प्रश्न उठता है कि सिद्धांत, कौन से सिद्धांत का वर्णन करना है। तो यहाँ पर तो सिद्धांत है प्लेट विवर्तनकी सिद्धांत। तो पहले तो अगर आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो सबसे पहले तो किसी के मन में यही प्रश्न उठेगा कि आखिर प्लेट किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठेगा, प्लेट किसे कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न उठेगा, प्लेट टेक्टोनिक क्या है, व्हाट इज प्लेट विवर्तनकी या प्लेट विवर्तनकी किसे कहते हैं। उसके बाद प्रश्न उठेगा कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो अब ध्यान दीजिए कि प्लेट किसे कहते हैं और प्लेट टेक्टोनिक क्या है। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर अब इस स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा कि स्थल मंडल के वृहद खंड को प्लेट कहते हैं। अगर ये स्टेटमेंट लिखा रहे तो जैसे स्टेटमेंट लिखा रहेगा और आपको इस एक लाइन को इलैबोरेट करना हो,
इसी एक लाइन को एलैबोरेट करना हो तो आप इस वर्ड को एलैबोरेट कर सकते हैं कि स्थल मंडल किससे बना है, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से बना है। तो आप कह सकते हैं ना कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से निर्मित स्थल मंडल के बृहद खंड को प्लेट कहते हैं। अब फर्दर आप इसको, इस एक लाइन को से दूसरा लाइन क्रिएट करना हो तो आप आगे सोच सकते हैं कि यह जो प्लेट है इसका, यहाँ पर यह प्लेट जो है इसके नीचे कौन सी परत होगी, दुर्बल मंडल। यानी प्लेट जो है वह दुर्बल मंडल के ऊपर, प्लेट दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन करता है, मूव करता है। किताबों में पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा प्लेट दुर्बल मंडल के ऊपर तैरते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि दुर्बल मंडल के पदार्थ तरल अवस्था में नहीं है, दुर्बल मंडल के पदार्थ प्लास्टिक अवस्था में। लास्ट डिस्कशन के माध्यम से मैंने आपको क्लियर किया था कि यदि दुर्बल मंडल के पदार्थ तरल अवस्था में होते तो वहाँ एस तरंगों के द्वारा कंपन नहीं होता। दुर्बल मंडल के पदार्थ प्लास्टिक अवस्था में है और कहीं ना कहीं इस कारण से वहाँ एस, पी और एस तरंग की गति में वृद्धि का दर कम हो जाता है, जिसके कारण उसे निम्न वेग प्रदेश भी कहते हैं। अब सोचिए कि आपने एक लाइन से कितने लाइन को क्रिएट कर लिया कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से निर्मित स्थल मंडल के बृहद खंड को प्लेट कहते हैं जो दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे आप सोचेंगे कि आखिर ये प्लेट कहते हैं तो दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन करते हैं, तो आप प्लेट के बारे में और डिटेल में जानना चाहें तो आगे बढ़ने के पहले मैं यह क्लियर कर दूं कि आज जिस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसे समझने के लिए आपके पास, आपको क्या करना है, डायग्राम के स्टडी को महत्व देना है, डायग्राम का अध्ययन करना है पहला, और दूसरा जो टेक्निकल वर्ड्स होंगे, तकनीकी शब्द होंगे, उनके मीनिंग को समझना है। और जो पहले से आप अब तक के डिस्कशन के माध्यम से समझे हैं उसे कहीं ना कहीं टॉपिक को एनालाइज करने का, यानी उसका विश्लेषण करने के लिए आधार बनाना है। मतलब आप इतना तो समझ चुके हैं कि एक हमने टास्क दिया था कि आपको डायग्राम को कैसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, और उसके उस टास्क में हमने कुछ ऐसा ही डायग्राम आपके सामने बनाया था कि कैसे आप पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान, महाद्वीपीय मंगतट, महाद्वीपीय उभार, महासागरीय कटक, इस प्रकार के डायग्राम को हमने ड्रॉ किया था। और मैंने यह टास्क दिया था आपको कि आप कोशिश कीजिएगा कि इस डायग्राम को लैंग्वेज देने का। हो सकता है आप में से बहुत ऐसे लोग हों उनको लगे कि मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, ये क्या बच्चों की जैसे कार्य दे रहे हैं कि ये डायग्राम है, इसको लैंग्वेज दो। लेकिन मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि आप यदि मेरे गाइडेंस में प्रिपेयर तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि यूपीएससी आप क्वालिफाई कर जाएं, तो जैसे जैसे मैं कहते चलूँ वैसे अगर आप करते चलेंगे तो बेशक आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप अंततः ये महसूस कीजिएगा, आपको ये अनुभव होगा कि उसी प्रकार से करने के कारण आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है। क्योंकि अगर आपने इस डायग्राम को लैंग्वेज दिया होगा तो लैंग्वेज देने के साथ अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पर्वत, पठार, मैदान से लेकर यदि हम यहाँ तक जाते हैं तो कहीं ना कहीं यह जो क्षेत्र है यहाँ के बाद से, जहाँ महाद्वीपीय उभार के बाद से जो महासागरीय नीतल है, यहाँ से इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, महासागरीय क्रस्ट। तो यदि हम इसे एक प्लेट मान लेते हैं और ये प्लेट के साथ यदि यहाँ पर आते हैं, ये भ्रंश घाटी है, यह एक प्लेट है। तो इस प्लेट में यह जो एक किनारा है, इस किनारे को क्या कहेंगे, महाद्वीपीय किनारा है।
और इसके दूसरी तरफ आएंगे तो कहेंगे इस प्लेट का यह कौन सा किनारा है, महासागरीय किनारा। तो यह किनारा महासागरीय है, महासागरीय किनारा। और यह किनारा महाद्वीपीय किनारा है, महाद्वीपीय किनारा। या आप महासागरीय सीमांत और महाद्वीपीय सीमांत वर्ड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, दो तरह के प्लेट के साथ वर्ड यूज किए जाते हैं। एक प्लेट मार्जिन, मार्जिन या सीमांत, और दूसरा होता है प्लेट बाउंड्री, बाउंड्री कहें या सीमा कहें। इसको मार्जिन भी कहते हैं, किनारा भी कहते हैं। तो जब मार्जिन की बात होती है तो यह एक मार्जिन है, यह एक मार्जिन है। और जब यह जहाँ दो प्लेट का जो यह सीमांत है, सीमांत के साथ सपोज कीजिए यह एक सीमांत है और यह दूसरी तरफ सीमांत है, इसके साथ जहाँ पर भूभौतिकी घटनाएं होती हैं उसे हम बाउंड्री कहते हैं। तो बाउंड्री क्या हो गया, अगर बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री एक प्रकार से जोन हो गया, और ये क्या हो गया, एक मार्जिन हो गया। तो आप सोचिए, अब केवल इस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिएगा कि यदि स्थल मंडल के बृहद खंड को प्लेट कहते हैं तो प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट दोनों से बने हो सकते हैं। प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट दोनों से बने हो सकते हैं। जब कोई प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट से महासागरीय क्रस्ट दोनों से बना रहेगा तो उस प्लेट का एक किनारा महाद्वीपीय होगा तो दूसरा किनारा क्या हो जाएगा, महासागरीय होगा। अब इस डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये भी समझेंगे कि प्लेट की औसत मोटाई, प्लेट की मोटाई सभी जगह एक समान नहीं होती है। प्लेट की औसत मोटाई महाद्वीपीय क्रस्ट पर अधिक होगी, और कहाँ पर अधिक है, इस पर्वतीय क्षेत्र में। यानी कह सकते हैं कि महाद्वीपीय प्लेट की औसत मोटाई महासागरीय प्लेट से अधिक होती है। ठीक है, तो आप देखिए, आप सिर्फ एक ही वर्ड को समझ रहे हैं पहले कि प्लेट किसे कहते हैं, प्लेट किससे बना होता है, तो महाद्वीपीय महासागरीय क्रस्ट दोनों से बना होता है। प्लेट का किनारा कैसा होता है, कहेंगे ऐसे में तो महाद्वीपीय महासागरीय दोनों प्रकार का किनारा होगा। बाउंड्री है, बाउंड्री और मार्जिन क्या है, तो प्लेट का एक छोर जो होगा वो बाउंड्री मार्जिन कहलाएगा, और एक जोन जो होगा वो आपसे कहा जाएगा सीमा कहलाता है, बाउंड्री कहलाता है। प्लेट की मोटाई सभी जगह एक समान नहीं होती है। महाद्वीपीय प्लेट की औसत मोटाई महासागरीय प्लेट से अधिक होती है। प्लेट के नीचे कौन सी परत होती है, तो दुर्बल मंडल होता है। ये सब प्लेट की बातें हो गई। डायग्राम की सहायता से अगर आप समझ गए तो इमेजिन कीजिए कि जिसे अभी तक आप पर्वत पठार मैदान के रूप में देख रहे थे, अब आप उसे क्या कहेंगे, ये महाद्वीपीय प्लेट है और ये महासागरीय प्लेट है। अब आप इस पर्वत को क्या कहेंगे, ये पर्वत महाद्वीपीय प्लेट का एक भाग है, ये पठार महाद्वीपीय प्लेट का एक भाग है, जबकि ये महासागरीय कटक जो है महासागरीय प्लेट का एक भाग है। अब देखिए, अगर अगला प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये प्लेट तो समझ में आ गया क्या है, इसको आपने अभी देख भी लिया और अभी आगे डिटेल में समझेंगे भी। अब प्रश्न है प्लेट टेक्टोनिक क्या है। प्लेट टेक्टोनिक किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, प्लेटों के संचलन के कारण, किसके ऊपर संचलन के कारण, अंडरस्टूड है, दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन के कारण। तो प्लेटों के संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि प्लेट टेक्टोनिक का संबंध या आशय या तात्पर्य प्लेटों के संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन से है, तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का अध्ययन करते समय
प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का अध्ययन करते समय हमें यह समझना है कि दुर्बल मंडल के ऊपर जो प्लेटों का संचलन होता है उससे पृथ्वी की सतह पर किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यानी हमें कहीं ना कहीं पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को महत्व देना है। ये मेन केंद्र बिंदु में रहेगा इस सिद्धांत का। अगर इतनी बातों को समझते हुए अगर अब आगे बढ़े, अब थ्योरी पर आ जाएं कि आखिरकार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो कहेंगे कि प्लेट शब्द का प्रयोग पहली बार टूजो विल्सन ने किया था। यानी ये अलग बात है कि टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, बल्कि यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भूचुंबकत्व की संकल्पना पर आधारित अध्ययन और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का सम्मिलित रूप है। इस आधार पर लोग कई बार यह भी कह देते हैं कि जो हैरी हेस थे, जिसने पहली बार ये बताया कि सागर के नीतल का प्रसार होता है, उन्होंने ही प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दिया, क्योंकि इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत के बाद ही प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। तो इन्हें माना जाता है कि यह इसके प्रतिपादक हुए, क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसी विचारधारा दी थी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप मुख्य परीक्षा में उत्तर लिख रहे हैं तो कोशिश यह कीजिएगा कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखें जिसको आप वहाँ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उसको पढ़ने से कन्फ्यूजन हो जाए। क्योंकि अगर आप यह लिख देते हैं हैरी हेस ने सागर नीतल प्रसरण, हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो फिर सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फिर क्वेश्चन दिमाग में आएगा ना कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भूचुंबकत्व की संकल्पना पर आधारित अध्ययन को क्यों इसके प्रतिपादन का, इस सिद्धांत का आधार माना जाता है। तो आप यहाँ मेंशन किए कि सही मायने में इन सबको मिलाकर एक थ्योरी में जो के रूप में जो प्रस्तुत किया गया या प्रेजेंट किया गया वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसलिए प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया सकता है। तो देखिए, अब तक के डिस्कशन के माध्यम से आप कहीं ना कहीं इतनी बातें समझ गए कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल के बृहद खंड को प्लेट कहते हैं, जो दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन करता है। प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट दोनों से बना होता है, इसलिए प्लेट का किनारा महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों हो सकता है। महाद्वीपीय प्लेट की औसत मोटाई महासागरीय प्लेट से अधिक होती है। प्लेटों के संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक पर आधारित सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, बल्कि यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भूचुंबकत्व की संकल्पना पर आधारित अध्ययन और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का सम्मिलित रूप है। ठीक है, तो अब कहेंगे कि आखिरकार इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन का उद्देश्य कब किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो हैरी हेस ने क्या कहा था? हैरी हेस ने कहा था कि सागर के नीतल का, अगर ये सागर का नीतल है तो सोचिए, अगर ये सागर का नीतल है और यदि ये यहाँ तक ये सागर का नीतल है और अगर अब इसका प्रसार हो जाए, यानी इसका फैलाव हो, तो इमेजिन कीजिए अगर इसका ऐसे फैलाव हो रहा है, तो फैलाव होने पर जो पृथ्वी की का सतह क्षेत्रफल है, यानी सागर
के नीतल का प्रसार होने पर पृथ्वी की सतह क्षेत्रफल में, सरफेस एरिया में, क्षेत्रफल में वृद्धि होनी चाहिए। इसमें क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि भाई ऐसे तो सरफेस एरिया जो है, अगर मान लीजिए इस पृथ्वी का सरफेस एरिया है, तो जैसे जैसे सागर के नीतल का प्रसार होगा वैसे वैसे इस पृथ्वी रूपी गोला जो है इसका आकार बड़ा होता जाएगा ना, क्योंकि सागर रूपी बेसिन अगर फैलता जाएगा तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कहा गया कि जहाँ पृथ्वी की सतह क्षेत्रफल में वृद्धि होनी चाहिए, वहीं पृथ्वी का सतह क्षेत्रफल, की सतह क्षेत्रफल जो है, सरफेस एरिया, वह कांस्टेंट है, नियत है। अगर कांस्टेंट की बात करें, ठीक है, कांस्टेंट की बात करें तो कह सकते हैं कि अगर ये कांस्टेंट है तो इससे कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट हो रही है कि जितना सागर के नीतल पर नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, उतना ही कहीं ना कहीं क्रस्ट का क्षय हो रहा होगा। यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि सागर के नीतल पर अगर क्रस्ट का निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं क्रस्ट का क्षय होता है, जिसके कारण ही पृथ्वी का सतह क्षेत्रफल कांस्टेंट रहता है। तो ये सब भूमिका वाली बात होगी कि अगर कोई आपसे प्रश्न करता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया क्यों गया, तो कहेंगे हैरी हेस्ट ने जब अपने सिद्धांत के द्वारा यह बताया कि सागर के नीतल का प्रसार होता है, तो इससे तो यही कह सकते हैं ना कि अगर सागर रूपी तल का एरिया बढ़ रहा है तो अर्थ का सरफेस एरिया भी बढ़ जाना चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं तो क्रस्ट बन रहा है, तो क्रस्ट का क्षय होना चाहिए। इसी को स्पष्ट करने के क्रम में प्लेट विवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्ञान देने लगे कि सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत क्या है। आपसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग नहीं पूछ रहा है, बल्कि आपसे कह रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया गया। इसे आप स्पष्ट करने के लिए एक लाइन में अपनी बातें कह सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इतनी बातों को ध्यान में रखकर चले तो कह सकते हैं ना कि इसके आधार पर इस डायग्राम को देखिए कि इस डायग्राम से एक बात स्पष्ट हो रही है कि अगर यह स्थल मंडल का बृहद खंड है और इस स्थल मंडल के बृहद खंड पर के साथ ये प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लेट का अगर मूवमेंट हो रहा है तो इस प्लेट के मूवमेंट के साथ यह एक प्लेट है, यह दूसरी प्लेट है, यह दुर्बल मंडल का क्षेत्र है, ये दुर्बल मंडल है, प्लेट के नीचे की ठीक परत को दुर्बल मंडल कहेंगे। यहाँ कई सारी धाराएं बनती है जिसके बारे में भी आपको आगे समझना है। अब प्रश्न उठता है कि ये तो समझ में आ गई बातें कि प्लेट किसे कहते हैं, प्लेट का मूवमेंट ऐसे, प्लेट कई टुकड़ों में बटा हुआ है, तो अंदर में धाराएं उत्पन्न होती हैं, प्लेट का दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन होता है। लेकिन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में जब आप प्लेट का अध्ययन करेंगे तो एक भूगोलवेता सबसे पहले यही जानना चाहेगा कि इस पृथ्वी की सतह पर प्लेटें कहाँ पर हैं, पृथ्वी की सतह पर आखिर प्लेटें हैं तो कहाँ पर हैं। तो देखिए, अब इस डायग्राम को देखकर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट की बात करनी है। यानी यह ध्यान रखना है कि जब आप किताबों का अध्ययन करेंगे तो प्लेटों की संख्या को लेकर आपको हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा। कहीं पर लिखा रहेगा कि प्लेटें जो हैं, कहीं पर लिखा रहेगा 7 प्लेटें हैं, कहीं लिखा रहेगा 8 प्लेटें हैं, कहीं लिखा रहेगा 6 प्लेटें हैं, बृहद प्लेटें हैं। तो इसकी जगह पर आप कहेंगे कि प्लेटों की संख्या को लेकर भूवैज्ञानिकों में एक मत नहीं है, मतैक है, मतलब आम सहमति नहीं है। और लेकिन अमेरिकन अर्थ साइंस के द्वारा दी गई संख्या को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। यह बात सही है कि प्लेटों की संख्या को लेकर एक मत नहीं है, लेकिन किसी न किसी को तो मानना होगा, तो आप अमेरिकन अर्थ साइंस को कोट करेंगे।
और अमेरिकन अर्थ साइंस के अनुसार 7 वृहद प्लेटें हैं, जिसमें देखिए और कई सारी लघु प्लेटें हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि यदि आप दक्षिण अमेरिका, इस दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप को देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के साथ यह जो बाउंड्री दिया गया है, यह बाउंड्री यहाँ से लेकर यदि आप ऐसे होते हुए इस जगह पर आएंगे तो यह क्या है, यह एक प्लेट है। इसी प्लेट में छोटी प्लेटें भी हैं, जैसे स्कोशिया प्लेट है। अब यह जो प्लेट है, इस प्लेट में जो यह बाउंड्री है, अगर इसकी बात करें तो इसमें यह प्लेट का किनारा नहीं है, यह प्लेट का किनारा है और यह एक प्लेट है, दक्षिण अमेरिकन प्लेट। तो जैसे आप इस मैप के इस पार्ट को देखेंगे तो कहेंगे दक्षिण अमेरिकन प्लेट महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट दोनों से बना हुआ है, और दक्षिण अमेरिकन प्लेट का यह किनारा जो है, यह महाद्वीपीय किनारा है और यह किनारा महासागरीय किनारा है। यह भी ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी महासागर को देखते हैं तो जो महासागर का पूर्वी भाग होता है वो महाद्वीप का पश्चिमी भाग होगा। ये प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग है। ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है तो ये उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग है, ठीक है। ये यूरेशिया का पूर्वी भाग है। अगर ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है तो ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है। आप समझिए कि अगर उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के समान यदि इधर आएंगे तो यहाँ जैसे कैरेबियन प्लेट है, ये भी एक छोटी प्लेट है, और यहाँ से यदि इस बाउंड्री को लेकर आप चलें और यहाँ से दूसरी तरफ इस बाउंड्री की तरफ आएँ तो यह एक उत्तरी अमेरिकन प्लेट है। अब ध्यान दीजिए, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के समान उत्तरी अमेरिकन प्लेट भी महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट से बना हुआ है। इसका यह किनारा महाद्वीपीय है और यह किनारा महासागरीय है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप इस यूरेशियन प्लेट की तरफ हैं और इधर अफ्रीकन प्लेट की तरफ, तो देखिए अफ्रीकन प्लेट का यह किनारा है, यह यहाँ से लेकर अगर इस रीजन को देखें तो यह क्या हो गया, इसमें छोटी सी प्लेट है, इस छोटी सी प्लेट के साथ ये अफ्रीकन प्लेट है, उसमें ये लघु प्लेट भी अरेबियन प्लेट को अब अगर आप देखें तो ये अफ्रीकन प्लेट से अलग हो गई है। आप सोचिए, अफ्रीकन प्लेट भी महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट दोनों से बना हुआ है। इसी प्रकार से यूरेशियन प्लेट का जो ये पूर्वी किनारा है, इस पूर्वी किनारे को देखिए, अगर यहाँ से लेकर इस जगह पर अगर आप आते हैं, यहाँ पर छोटी सी प्लेट है फिलीपींस प्लेट। यहाँ से अगर आप इस प्लेट को लेते हैं और ऐसे होते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट। तो ध्यान दीजिए, यूरेशियन प्लेट का जो ये पूर्वी भाग है जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, और यूरेशियन प्लेट का ये पश्चिमी भाग है जो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ये एक ही प्लेट के अंतर्गत है। यानी यूरेशियन प्लेट का यह किनारा कैसा है, तो कहेंगे यह किनारा महासागरीय है। यूरेशियन प्लेट का यह किनारा कैसा है, तो कहेंगे यहाँ पर भी ये महासागरीय किनारा है, यहाँ पर भी है, देखिए ये महासागरीय किनारा है। तो यूरेशियन प्लेट भी महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट दोनों से बनी हुई है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है इसका पश्चिम में जो किनारा है वो भी महासागरीय है और जो पूर्व में किनारा है वो भी महासागरीय है। तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और उसके बाद देखिए अगर आप इधर आएंगे तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यहाँ से, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को लेकर आप ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करेंगे, तो यह इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें यहाँ छोटी सी प्लेट है फिजी प्लेट भी लघु प्लेट है, यह एक बृहद प्लेट जो है यह भी महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट से बनी हुई है। तो कह सकते हैं ना कि इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन, अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन प्लेट के समान महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट दोनों से बनी हुई है। तो कितनी ऐसी प्लेटें हो गई, तो एक नॉर्थ अमेरिकन, दूसरी प्लेट साउथ अमेरिकन, तीसरी अफ्रीकन, चौथी यूरेशियन, पांचवी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और छठी प्लेट है अंटार्कटिकन प्लेट। देखिए अंटार्कटिकन प्लेट की बाउंड्री है। तो यदि अंटार्कटिकन प्लेट की बाउंड्री को देखेंगे तो अंटार्कटिका महाद्वीप के साथ ये दक्षिणी महासागर का भी क्षेत्र है।
तो अंटार्कटिकन प्लेट भी महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट दोनों से बनी हुई है। तो आप सोचिए 7 बृहद प्लेटों में से 6 प्लेटें जो हैं वो महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट दोनों से बनी हुई हैं। सिर्फ प्रशांत महासागरीय प्लेट ही एक ऐसी प्लेट है, ये जो पैसिफिक प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, यही केवल महासागरीय क्रस्ट से बनी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, कितनी बातें यहाँ 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट है। बाकी को आप मैप ड्रॉ करके, मैप ड्रॉ करने में भी मैं अभी आपको समझा दूंगा कि मैप ड्रॉ करने में भी आपको कोई आर्टिस्टिक यहाँ पर स्किल नहीं दिखाना है, बल्कि विश्व का चित्र बना देना है। उसके पहले मेन पॉइंट को कंक्लूड करते चलिएगा कि प्लेटों की संख्या को लेकर भूवैज्ञानिकों में एक मत नहीं है, लेकिन अमेरिकन अर्थ साइंस के द्वारा दी गई संख्या को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, जिसके अनुसार 7 बृहद प्लेटों में 6 प्लेटें महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट दोनों से बनी हुई है। प्रशांत महासागरीय प्लेट ही एक ऐसी प्लेट है जो केवल महासागरीय प्लेट से क्रस्ट से बनी है और सबसे बड़ी प्लेट भी है। इतनी बातों को लिखेंगे, बाकी को आप मैप से दिखा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैप से अगर हमें दिखाना हो तो मैप ड्रॉ, तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा कि अगर मैप ड्रॉ करने की बात है तो पहली बात तो मैप को हम कभी भी जब ड्रॉ करते हैं तो मैप नहीं होता है, एक तरह से डायग्राम होता है कि मैप को हम स्केल पर ड्रॉ करते हैं, और हम स्केल पर तो मैप ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो जब आपको मैप ड्रॉ करना हो तो इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करने से आप इस प्रकार से मैप को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ऐसे आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को दिखा सकते हैं, इधर आप अफ्रीका, इंडिया को दिखा, यानी अफ्रीका, एशिया, यूरेशिया को दिखा सकते हैं। इधर आएंगे ऑस्ट्रेलिया, इधर आ गए ऐसे अंटार्कटिका को दिखा दिया। ऐसे ही मैप ड्रॉ कर देना है, चित्र बना देना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इनको भूगोल विषय भी समझ में आता है, भूगोल विषय वैकल्पिक विषय के रूप में लेना भी चाहते हैं, लेकिन वो पहले से ही अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि उन्हें मैप ड्रॉ करने नहीं आता है तो कैसे भूगोल लेंगे। भाई मैप ड्रॉ करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिंपल सा क्या कीजिए, मैं यहाँ जैसे बोर्ड में ये डिजिटल बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, और डिजिटल बोर्ड का यूज़ करके मैं यहाँ पर जैसे मैप को प्रैक्टिस ड्रॉ किया, वैसे आप भी एक वाइट बोर्ड ले लीजिए, उसमें मैप ड्रॉ कीजिए, कोई भी एक कॉन्टिनेंट लीजिए, उसे ड्रॉ कर लीजिए। धीरे धीरे मैप ड्रॉ का प्रैक्टिस करते करते अपने आप क्या होगा, एक स्टेज आ जाएगा जहाँ पर आपको मैप जो है एक तो जल्दी ड्रॉ भी कर लेंगे, और अफ्रीका जैसा, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका वैसा दिखने में नजर आना चाहिए। तो कम समय में ड्रॉ करना है, और ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करने के बाद उसको ऐसे करके मिटा दीजिए। कोई आपको देखेगा भी नहीं, कोई कमेंट भी नहीं करेगा कि कैसा आपने मैप बनाया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस करने से कुछ भी पॉसिबल है। तो अगर आप अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करने के साथ आपके अंदर मैप ड्राइंग का स्किल डेवलप हो जाएगा, यानी वर्ल्ड का एक चित्र बना पाएंगे। और ये सोचिए कि अगर आप ये चित्र बनाने आपको आ जाता है, इसी तरह आप इंडिया का मैप ड्रॉ करके उसके चित्र बनाने लग रहे हैं, तो इसका एडवांटेज आपको समान अध्ययन के प्रश्न पत्र में मिलेगा, क्योंकि जीएस के लेवल पर जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां अगर आप मैप ड्रॉ करके अपनी बातों को समझाएंगे तो आंसर और भी स्पष्ट होगा, और कम शब्दों में भी आप बहुत सारी चीज़ों को समझा पाएंगे। तो यहाँ तक की जो बातें थी वो इंट्रोडक्शन, जैसे कहा जाए इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में ये सामान्य परिचय था, कि सामान्य परिचय का मतलब कि आखिरकार कि कैसे जो है प्लेट किसे कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक क्या है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को क्यों नहीं दिया जाता है, प्लेट वितरण के सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया गया, प्लेट वितरण के सिद्धांत के बाद आपने देखा कि पृथ्वी की सतह पर प्लेटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार यह जो प्लेट है, इस प्लेट में कितने प्रकार से प्लेट का मूवमेंट होता है, टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट की अगर हम बात करें तो प्लेटों का जो संचलन होता है,
प्लेटों का संचलन, एक तो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष में, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष में संचलन होता है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष में, संचलन होता है। और दूसरा, प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष में संचलन होता है। प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष में संचलन होता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष में जो संचलन होता है उसे इंट्रा प्लेट मूवमेंट भी कहते हैं, कि एक ही प्लेट है, उसके अलग अलग जो ब्लॉक्स होते हैं, उसके अलग अलग ब्लॉक्स के मूवमेंट में भी क्या होता है, अंतर होता है। और जैसे दो प्लेटें हैं, दो प्लेटों का एक दूसरे के जो सापेक्ष में संचलन होता है वो भी अलग अलग प्रकार से होता है। अब सोचिए कि मान लीजिए कि दो प्लेटों की बात करें और दो प्लेटों में अगर दो प्लेट हैं, एक प्लेट की अगर हम बात करें तो एक प्लेट इधर है, ये दूसरा प्लेट है, और दोनों प्लेट एक दूसरे के सापेक्ष में मूव कर रही है, तो या तो प्लेटें क्या होंगी, या तो एक दूसरे से दूर जाएंगी, एक मूवमेंट हुआ। तो जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इस प्रकार के संचलन को कहते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट, अपसारी संचलन, अपसारी संचलन, डाइवर्जेंट मूवमेंट। दूसरा देखिए, अगर दो प्लेटें हैं, अब दो प्लेटें दोनों एक दूसरे के अगर दूर जा रही हैं, अब उसकी जगह क्या हो सकता है कि एक दूसरे के पास आ सकती हैं। तो जब एक दूसरे के पास आती हैं तो इस प्रकार के मूवमेंट को कहते हैं अभिसारी संचलन, कन्वर्जेंट मूवमेंट। किताबों को पढ़ेंगे तो यह भी लिखा रहेगा कि प्लेटों का एक दूसरे के पास आना अभिसारी संचलन कहलाता है। यहाँ पर आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में अभिसारी वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है कि मतलब क्या है। आप सोचिए, ना प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ना प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही है, बल्कि प्लेटें एक दूसरे के साथ चल रही हैं पैरेलल। ना उनकी दूरी बढ़ रही है, ना उनकी दूरी कम हो रही, बल्कि उन दोनों प्लेट बाउंड्री की दूरी एक समान है। तो जब साथ चलेंगी तो इस प्रकार के मूवमेंट को कहते हैं पैरेलल मूवमेंट, समानांतर संचलन। तो प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष में अपसारी और समानांतर संचलन होता है, पैरेलल मूवमेंट। इसी प्रकार से नोट्स बनाते चलिएगा, लैंग्वेज देने आ जाएगा। समझिए, जब आप इंट्रोडक्शन जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आएंगे, सामान्य परिचय देते हुए अब एक कुछ महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट करना चाहेंगे, तो उसमें पहला स्पेसिफिक पॉइंट है कि प्लेटों का दुर्बल मंडल के ऊपर पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में के सापेक्ष में संचलन के साथ एक दूसरे के सापेक्ष में भी संचलन होता है। प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष में अपसारी, अभिसारी और समानांतर संचलन होता है। अपसारी, अभिसारी और समानांतर संचलन होता है। ऐसा करने से आप बार बार संचलन को लिखने से बचेंगे। एक तरीका ये भी है कि लोग कहते हैं कि ऐसे पॉइंट में लिख दो, प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष में संचलन, अपसारी संचलन, अभिसारी संचलन, समानांतर संचलन। तो आप सोचिए, संचलन वर्ड को 4 बार लिख रहे हैं, और वहीं पर अगर आप लिख रहे हैं प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष में अपसारी, अभिसारी और समानांतर संचलन होता है, तो आप 4 की जगह 1 बार लिखें। तो एक बेहतर आंसर का मतलब ये भी होता है कि आप वर्ड्स का बार बार रिपीटेशन ना करें। ठीक है, तो अब सोचिए, अब इन्हीं इस लाइन को, यह जो एक पॉइंट है, ये जो आपने लिखा है, इसको आप अगर स्पष्ट करते हैं 2 पॉइंट को, तो आपने क्या किया कि प्लेटों के संचलन को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस एक पॉइंट को आप एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन के डिमांड को देखते हुए। तो चलिए, प्लेटों का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष में जब संचलन होता है तो कुछ ऐसे आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि यदि यह पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है
और इस घूर्णन अक्ष के साथ अगर यह एक प्लेट है और इसी प्लेट में कि ये 3 अलग अलग जोन हैं A, B, C, और यदि ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री साउथ है, तो पृथ्वी के विषुवत रेखा से जब ध्रुव की ओर जाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्रीय बल का प्रभाव कम होते जाता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के इस केंद्र से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष में जो प्लेटों का संचलन होता है उसमें विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अभिकेंद्रीय बल कहें या अपकेंद्रीय बल का प्रभाव कम होता जाता है। इसलिए जो प्लेटें होती हैं, जब वो एक ही प्लेट के जो 2 खंड हैं, उन 2 खंडों की बात करें तो उनकी गति जो है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ एक लाइन में लिखना हो तो कह सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष में प्लेटों का संचलन, प्लेटों के संचलन की गति में विषुवत रेखा से या तो 90 डिग्री नॉर्थ की ओर जाए या साउथ की ओर जाए, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर कमी आती है। यानी A, B और C की बात करें तो अगर B इक्वेटर के पास का ब्लॉक है तो B के ब्लॉक के पास जो प्लेट में गति होगी वह C और A की अपेक्षा क्या होगी, अधिक होगी। इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि आप पहले से क्लियर आपको हो चुका है कि हमें प्लेटों के संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को महत्व देना है, ना कि प्लेटों के संचलन के कारण को महत्व देना है। क्योंकि अभी भी प्लेटों का संचलन किस कारण से होता है यह अनुसंधान का विषय बना हुआ है। तो हम सीधी सी बात है, हम भूगर्भ शास्त्र की दृष्टि से इस टॉपिक का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम किसे ज़्यादा महत्व देंगे कि भाई आखिर प्लेट का जो मूवमेंट हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, यह एक तरफ हमें विचार करना हो, और दूसरी तरफ हमें यह विचार करना हो कि प्लेट के मूवमेंट से सतह पर किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो हम सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को महत्व देंगे। इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर एक लाइन में आपको लिखना हो तो आप कहेंगे कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष में प्लेटों के संचलन की गति में विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर कमी आती है। कमी क्यों आती है? बहुत हो तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अपकेंद्रीय बल का प्रभाव कम होने के कारण गति में भी क्या होती है, कमी आती है। तो कारण चाहें तो लिख सकते हैं। अब कोई कहेगा कि हम क्यों मान लें कि एक ही प्लेट के, जैसे एक प्लेट है उसके अलग अलग खंडों की गति में अंतर होता है, या इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर प्लेटों की गति एक समान नहीं होती है। तो इसके लिए देखिए, आप चाहें तो एक यह साक्ष्य दे सकते हैं कि सपोज कीजिए यह एक प्लेट है, मान लीजिए यह एक प्लेट है, यह दूसरी प्लेट है, और इसमें इसके डिफरेंट ब्लॉक हैं A, B, C। वैसे इधर आए तो इस प्लेट में ये A1, B1 और C1 है। तो अगर इन तीनों ही खंड की ब्लॉक की गति एक समान होती तो इन दोनों प्लेट के बीच में, सपोज कीजिए यहाँ पहले से जानते हैं कि महासागर के नीतल पर आपको महासागरीय कटक मिलेगा, और कटक के साथ क्या मिलता है, कटक के शीर्ष पर किसका निर्माण हुआ है, भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। तो यदि एक ही प्लेट के विभिन्न खंडों की गति में अंतर नहीं होता, एक ही प्लेट के विभिन्न खंडों की गति में अंतर नहीं होता, तो महासागर के नीतल पर इस महासागरीय कटक का
महासागरीय कटक का एक नियमित विस्तार होता, यानी यह कटक एक सीधी रेखा के रूप में हमें नजर आती। जबकि वास्तव में क्या है, जबकि वास्तव में अगर आप महासागर के नीतल पर जाइएगा तो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। आप सोचिए, महासागर के नीतल पर यदि आपको कटक एक सीधी रेखा के रूप में ना मिले, उसका इस प्रकार से अनियमित विस्तार है, अनियमित विस्तार है, टेढ़े मेढ़े भ्रंश घाटे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि यह ए, बी और सी या A1, B1, C, ये तीन जो एक ही प्लेट के तीन भाग थे, इनकी गति में अंतर हुआ। ये इधर दूर जा रहे हैं और इनके दूर जाने से अलग अलग गति होने के कारण ये प्लेटें टूट गई। यानी कह सकते हैं कि अंतः प्लेट, इंट्रा प्लेट मूवमेंट, अंतः प्लेट संचलन के कारण महासागरीय कटक का अनियमित विस्तार है। यानी इसका कोई एक निश्चित विस्तार नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग विस्तार है। तो यहाँ आप क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष में प्लेटों का संचलन होने के कारण ही एक ही प्लेट की विभिन्न खंडों की गति में अंतर होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अपकेंद्रीय बल का प्रभाव कम होने के कारण प्लेटों की गति में भी कमी आती है। अंतः प्लेट संचलन के कारण ही एक ही प्लेट के विभिन्न खंडों की गति, यानी एक ही प्लेट के विभिन्न खंडों की गति में अंतर होने से प्लेटें टूट जाती हैं, जिसके कारण ही, या कह सकते हैं यही कारण है कि महासागर के नीतल पर महासागरीय कटक का एक नियमित विस्तार होने की बजाय अनियमित विस्तार है। तो आपने प्लेटों के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष में संचलन की बात कर दी। हालांकि जीएस के लेवल पर इन सब के गहराई में नहीं जाना, अध्ययन करने की बात हो तो आजकल के समय अभी तो समान अध्ययन की अगर आप प्रश्न पत्र को देखेंगे, पीटी के लेवल पर ही देखेंगे, तो कई ऐसे प्रश्न जीएस में पूछे जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं अभी भी एक रिसेंट कॉन्सेप्ट होता है, अभी भी वो अनुसंधान का विषय है। लेकिन अनुसंधान के विषय के साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको देखना है कि पहले जो सामान्य मुद्दे हैं, जो सामान्य बातें हैं, उसको समझ पाए हैं कि नहीं। पता चला एक ही टॉपिक में आप रिसर्च करते हुए रह जाए, तो यहाँ ऑप्शनल के लेवल पर आप इतनी बातों को कहते हुए कहाँ पहुँचेंगे कि प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष में भी संचलन होता है। अब प्लेटों का जब एक दूसरे के सापेक्ष में संचलन होता है, तो जैसा अभी हमने आपको हिंट दिया कि प्लेटों का मूवमेंट ऑफ प्लेट में प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष में तीन प्रकार के संचलन होते हैं। एक अपसारी, तो ध्यान दीजिए, अगर यह एक प्लेट है, यह एक दूसरी प्लेट है और यह प्लेट का मार्जिन है, और यहाँ से अगर देखें तो ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो और यह प्लेट का किनारा अगर है तो इसे क्या कहेंगे कि अपसारी प्लेट किनारा है। मार्जिन की बात करें तो प्लेट सीमांत है। वहीं पर अगर दो प्लेटें एक प्लेट इससे दूर जा रही है, तो हो सकता है किसी दूसरे प्लेट के पास जा रही हो। तो यहाँ पर देखिए, यह जो प्लेट का किनारा है, यह सीमांत है। यह कौन सा होगा? अभिसारी संचलन हो रहा है, कन्वर्जेंट, और यह अभिसारी प्लेट किनारा हो गया, बाउंड्री। और अगर प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही हैं, एक प्लेट ऐसे है, दूसरी प्लेट ऐसे है, ऐसा भी हो सकता है दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल हैं और साथ में दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। एक प्लेट इधर जा रही है, दूसरी प्लेट इधर आ रही है, तो समानांतर प्लेट सीमांत पर यह आवश्यक नहीं है कि दोनों प्लेटों का एक दूसरे के समानांतर
और एक ही दिशा में संचलन हो, विपरीत दिशा में भी हो सकता है, तो इसे कहेंगे समानांतर प्लेट किनारा। तो देखिए अब इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो यह डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें प्लेट की थिकनेस को भी दिखाया गया है। इस तरह के डायग्राम को एग्जामिनेशन हॉल में ड्रॉ कर पाना आसान नहीं होता है। अगर आप आर्टिस्ट भी होंगे तो भी ड्रॉ करने में आपको समय लगेगा। दिखने में अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगेगा, लेकिन आप इसे अगर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या है। समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही, इंडिकेट किया गया है। यहाँ प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, देखिए यहाँ प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं। अगर यह एक प्लेट है, यह एक अलग प्लेट है, और यह प्लेट इस दूसरी प्लेट के नीचे चली गई, यह एक अलग प्लेट है। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहाँ देखिए यह प्लेट, यह एक प्लेट है, यह प्लेट इस दूसरे प्लेट के पैरेलल मूव कर रही है, डायग्राम से क्लियर हो रहा है। और यहाँ दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ क्या कह सकते हैं कि प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष में अपसारी, अभिसारी और समानांतर संचलन होता है। और इसी संचलन के कारण अपसारी प्लेट या अभिसारी और समानांतर प्लेट जो बाउंड्री या जो आप कह सकते हैं मार्जिन बनता है, वहाँ पर तरह तरह के परिवर्तन होते हैं। लेकिन उसे स्पष्ट करने के पहले आपको यह बताना होगा कि आखिरकार प्लेटों का मूवमेंट क्यों होता है, प्लेटों के मूवमेंट के कारण को स्पष्ट करना होगा। तो कॉज ऑफ प्लेट मूवमेंट्स की बात करें, यानी प्लेटों के संचलन का कारण, प्लेटों के संचलन का कारण। तो अब यहां समझिए, प्लेटों के संचलन का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है संवहन तरंग, कन्वेक्शन करंट, संवहन तरंग। उसके बाद जो दूसरा कारण है वो है कटक दबाव। संवहन तरंग को इंग्लिश में आप कन्वेक्शन करंट लिख सकते हैं, कन्वेक्शन करंट। यहाँ पर है रिज पुश। कटक का आप नाम सुने हुए, महासागरीय कटक। उसके बाद है स्लैब खिंचाव, स्लैब खिंचाव या स्लैब पुल। अब देखिए एक लाइन में कैसे लिखते हुए आगे बढ़ना है उसे समझते हुए चलिए कि प्लेटों का संचलन संवहन तरंग, कटक दबाव और स्लैब खिंचाव के सम्मिलित प्रभाव से होता है। संवहन तरंग, कटक दबाव और स्लैब खिंचाव के सम्मिलित प्रभाव से होता है। अब यहाँ जो आप लिखे हुए हैं इसे इलैबोरेट नहीं करना हो, इस लाइन को आप इलैबोरेट करके इसलिए नहीं समझा पा रहे हैं क्योंकि आपको कम शब्दों में अपनी बातों को कहनी है। तब आप क्या करेंगे कि ऐसी स्थिति में आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और डायग्राम कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि सपोज कीजिए कि यह अगर प्लेट है और इस प्लेट में यहाँ दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, और इधर यह किसी प्लेट के ऐसे नीचे जा रही है, कन्वर्जेंट मूवमेंट यहाँ हो रहा है। इसी प्रकार मान लीजिए कि इधर भी यह प्लेट किसी और प्लेट के नीचे जा रही है। अब इमेजिन कीजिए कि यह जो है एक अलग प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट, और दूसरी तरफ यह जो प्लेट है यह महासागरीय प्लेट है। यह भी एक महासागरीय प्लेट है, लेकिन यह इसके अंदर नीचे जा रही है। यहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, यहाँ दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं। अब इसी को जो ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ इसे ही आपको एक एक करके स्पष्ट करना है। यही यहाँ से मेन टॉपिक बिगिन हो रहा है। तो इमेजिन कीजिए कि अंदर की परतों में, यानी ये मेंटल हो या दुर्बल मंडल हो, यहाँ पर यदि रेडियो सक्रिय तत्वों के द्वारा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन के कारण
अगर तापमान में वृद्धि होगी तो तापमान में वृद्धि होने पर कहीं ना कहीं ठोस पदार्थ पिघलेगा, यानी गर्म गलित पदार्थ के रूप में मैग्मा की उत्पत्ति होगी, क्योंकि पृथ्वी के अंदर में जो गर्म गलित पदार्थ होता है उसे मैग्मा कहते हैं। आप सोचिए, अगर यहाँ पदार्थ पिघल रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा अधिक से कम तापमान वाले क्षेत्र की ओर होता है। और आप यह जानते हैं कि कणों के ऊर्ध्वाधर विस्थापन के द्वारा जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो इस प्रकार की धारा को संवहन तरंग कहते हैं। तो यह एक प्रकार से क्या है, संवहन तरंग बना। अब सोचिए कि जब ये संवहन तरंग का यहाँ पर क्या हो रहा है, संवहन तरंग का कन्वेक्शन करंट के रूप में गर्म गलित पदार्थ का यहाँ आरोहण हो रहा है। आरोहण का मतलब ये ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जाने के बाद इसका कहीं ना कहीं ऐसे डाइवर्जेंस होगा, अपसरण होगा, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र होता रहेगा, चक्रीय प्रवाह होगा, और ऐसे हीट का ट्रांसफ़र होते हुए एक साइकिल बन जाएगा। ऐसे एक संवहन धारा के द्वारा चक्र का निर्माण होगा। अब सोचिए कि जब ये संवहन तरंग का आरोहण होगा और आरोहण के बाद यहाँ अपसरण होगा, तो अपसरण का मतलब यहाँ ऊपर उठने के बाद अगर ये धाराएं ऐसे जा रही हैं तो क्या होगा, धाराओं के इधर जाने से कौन सा बल लगेगा, तनाव मूलक बल। और तनाव मूलक बल के कारण क्या होगा, कोई भी चीज़ टूट जाएंगी। तो जब टूटेंगी तो उसे कहेंगे भ्रंशन। टूटने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं भ्रंशन, ये हमेशा ध्यान रखना है। जब कभी भी भ्रंशन वर्ड यूज़ करूँ तो ये समझ जाइए कि इसका मतलब है टूटना, टूट कर अलग होना, टूट कर अलग होने की प्रक्रिया। तो जब यह संवहन धारा जो गर्म गलित पदार्थ है, इसके कारण ही इस प्लेट में गति उत्पन्न होगी, और गति उत्पन्न होने के साथ जो ये गर्म गलित पदार्थ ऐसे बाहर आएगा, ये बाहर आकर ऐसे ऊपर जमा होगा। महासागरीय कटक से भी आप परिचित हैं। तो जैसे आकर यहाँ जमा होगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, महासागरीय कटक का निर्माण होगा। महासागरीय कटक का निर्माण होगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे अगर किसी भी झील में, तालाब में अगर कोई नाव रखा हो, उस नाव पर, बोट पर, पानी पर वो नाव तैर रहा है, उस नाव पर जैसे आप ऊपर से ऐसे पैर रखेंगे, तो जैसे पैर रखेंगे, पैर रखते ही क्या होगा, पानी पे उस नाव के तैरने के कारण आपके पैर रखते हुए वो पुश होगा, और पुश होने से नाव थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब ये संवहन धारा भ्रंश घाटी से होते हुए बाहर आएगा, जो ये कटक बनेगा, वो कटक से क्या हो जाएगा, रिज पुश। ये कटक जो है इस प्लेट को पुश करेगा, और पुश करने से भी प्लेट किधर जाएगी, एक दूसरे से दूर जाएगी। तो कह सकते हैं यहाँ किसका प्रभाव हो गया, कटक दबाव। कटक दबाव के कारण भी प्लेट का संचलन होगा। अब यहाँ देखिए, जो ये धारा नीचे की ओर आ रही है, इसके कारण यह प्लेट जो अंदर की ओर यहाँ प्रवेश की है, तो यहाँ एक बल काम करेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इसको किधर खींचेगा, नीचे की ओर। इसे कहेंगे स्लैब पुल। यहाँ आपको समझाना नहीं है, जब तक यह प्रश्न ना किया जाए कि प्लेटों के संचलन के कारण को स्पष्ट करें, तब तक आप प्लेटों के संचलन के कारण को स्पष्ट करने के बजाय आप सिर्फ यह बताइए कि प्लेटों का संचलन, प्लेटों का दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन, संवहन तरंग, कटक दबाव और स्लैब खिंचाव के सम्मिलित प्रभाव के कारण होता है, जिसमें संवहन तरंग का प्रभाव सबसे अधिक होता है। संवहन तरंग का प्रभाव क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और उसके बाद आप इसे समझाने की बजाय आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, और यह आंसर चेक करने वाले को मैसेज दे सकते हैं कि देखिए, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि प्रश्न की डिमांड यानी क्वेश्चन का डिमांड नहीं है, इसलिए मैं इस पॉइंट को इलाबरेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसकी जगह आपको यह समझाना है कि प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष में जो अपसारी, अभिसारी और समानांतर संचलन होता है,
उसके कारण पृथ्वी की सतह पर किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में के अंतर्गत प्लेटों के संचलन के कारण होने वाले सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को महत्व दिया गया, तो हम भी उसे ही महत्व देंगे। और किस पे आ जाएंगे कि जैसे अभी जो डायग्राम ड्रॉ की वही डायग्राम यहाँ पर है कि यहाँ देखिए धारा उत्पन्न हुआ, धारा उत्पन्न होने के बाद यहाँ डाइवर्जेंस हुआ, यहाँ कोशिका बन गई इंटीरियर अर्थ के इंटीरियर में, और यह ऐसे कोशिका बनी। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ कटक बना है, यहाँ पर रिच पुश है, यहाँ से स्लैब पुल है। लेकिन इस तरह के डायग्राम को फिर से मैं कहूँगा कि देख कर केवल आप समझ लीजिए। अब अगर हम मतलब के पॉइंट पर हैं तो क्या है कि अगर प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष में संचलन होता है तो पहले हमें कौन से संचलन की बात करनी है, पहले हमें अपसारी संचलन की बात करनी है, डाइवर्जेंट मूवमेंट की। तो अपसारी संचलन का संबंध यानी अपसारी संचलन के अंतर्गत 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले अंतः महाद्वीपीय भ्रंशन की क्रिया होती है, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं इंट्रा कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग। उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसे अंतर प्लेट विरलन कहते हैं। अंतर प्लेट विरलन, विरलन का मतलब पतला होना होता है, इंटर प्लेट थीनिंग, अंतर प्लेट विरलन। और तीसरे प्रकार की जो क्रिया होती है वो है महासागरीय कटक निर्माण। महासागरीय कटक निर्माण, ओशियनिक रिच फॉर्मेशन। ठीक है, यानी देखिए कैसे लिखेंगे कि प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष में अपसारी, अभिसारी और समानांतर संचलन के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। अपसारी प्लेट संचलन की प्रक्रिया या अपसारी प्लेट सीमांत का निर्माण, इससे बेहतर वर्ड होगा डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। अपसारी प्लेट सीमांत का निर्माण 3 क्रियाओं के बाद या 3 चरणों में होता है, 3 स्टेजेज में होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज। अब इस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज में एक एक करके डायग्राम की सहायता से आपको अपनी बातों को स्पष्ट करनी है। तो देखिए अब डायग्राम में अगर पहले आपको अंतः महाद्वीपीय भ्रंशन की क्रिया का वर्णन करना हो, इंट्रा कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग, तो इसे पहले ऐसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और अगर यह महाद्वीपीय क्रस्ट है, इस महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे मैंटल में अगर एक तप्त स्थल है, हॉट स्पॉट यहाँ भी आपको स्पष्ट नहीं करना है। तप्त स्थल बेसिकली एक ऐसे स्पॉट यानी एक ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ गर्म गलित पदार्थ के रूप में मैग्मा की उत्पत्ति होती है, मैग्मा बनता है, जहाँ पदार्थ पिघलने लगते हैं। अब सोचिए, पहले डायग्राम को देखिएगा कि महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे मैंटल में, कहाँ की बात कर रहे हैं, मैंटल की बात कर रहे हैं, मैंटल में तप्त स्थल से संवहन धारा के, किसके, संवहन धारा के या तरंग के आरोहण के कारण, यानी ये किधर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, आरोहण के कारण महाद्वीपीय क्रस्ट गर्म होता है। आप सोचिए, जब गर्म होगा तो गर्म होकर क्या होगा, गर्म होगा तो फैलेगा,
और फैलने के कारण गुंबद रूपी स्वरूप में परिवर्तित होता है। तो महाद्वीपीय क्रस्ट गर्म होकर गुंबद रूपी स्वरूप में परिवर्तित होता है। ये पहला लाइन है। तो पहले लाइन को आप इस डायग्राम के द्वारा समझा सकते हैं कि अगर ये महाद्वीपीय क्रस्ट था, अब इसकी स्थिति कैसे हो गई? ऐसे गुंबद रूपी स्वरूप में परिवर्तित हो गया, गर्म होने के कारण ऐसे इसमें बल्ज बन गया ऐसे। और ये तप्त स्थल है जहाँ से धारा का आरोहण हो रहा है। अब सोचिए, इस फर्स्ट से सेकंड डायग्राम के बीच का जो है, आप इस डायग्राम को क्या कहते हैं? जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं उसको एक लाइन लिखकर समझा दे रहे हैं। आप सोचिए कि महाद्वीपीय क्रस्ट किससे बना है? सिलिका, एल्युमिनियम, यानी ठोस है ना, रिजिड है। क्योंकि महाद्वीपीय क्रस्ट दृढ़ पिंड के समान होता है, परत के समान होता है, इसलिए इसकी अपनी एक निश्चित प्रत्यास्थ सीमा होती है, इलास्टिक लिमिट होती है। और इलास्टिक लिमिट तक तो इसका फैलाव होता है। उसके बाद भी अगर ये महाद्वीपीय क्रस्ट गर्म होगा तो क्या होगा? इसमें खिंचाव के कारण ये क्रस्ट टूट जाएगा। और जब ये टूटेगा तो सतह पर ऊपर से टूटेगा, और टूटने से क्या होगा? ऊपर में एक भ्रंश घाटी बन जाएगी, भ्रंशन की क्रिया होगी। टूटने का मतलब भ्रंशन की क्रिया, और भ्रंशन की क्रिया से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो देखिए लिखा हुआ अंतः महाद्वीपीय भ्रंशन। तो इसमें इसके बाद अगर आप इसी अंतः महाद्वीपीय भ्रंशन के अंतर्गत जो तीसरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वो उसमें क्या दिखाएंगे कि महाद्वीपीय सतह पर किस प्रकार भ्रंशन की क्रिया के द्वारा भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। यानी आप कुछ ऐसे कहेंगे कि यदि यह महाद्वीपीय सतह है, इस महाद्वीपीय सतह पर इस प्रकार से यह भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया। और क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ खिंचाव हो रहा है, और तप्त स्थल से जो संवहन धारा है उसका तो आरोहण हो ही रहा है। आप सोचिए, तो कह सकते हैं ना कि महाद्वीपीय क्रस्ट की एक निश्चित प्रत्यास्थ सीमा, इलास्टिक लिमिट होने के कारण, प्रत्यास्थ सीमा होने के कारण भ्रंशन की क्रिया से, यानी खिंचाव के कारण या भ्रंशन की क्रिया से सतह पर भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यदि भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है तो सोचिए, अगर ऊपर में ये घाटी बन गई तो कोई भी अगर परत अगर टूटेगा, तो जब वह टूटेगा तो टूटने के कारण जो नीचे पे दबाव पड़ रहा है वो दबाव बढ़ेगा या कम होगा? तो सीधी सी बात है, वो दबाव कम होगा। क्योंकि जब भी किसी चीज़, कोई भी अगर एक लेयर है, अगर उसमें क्रैक डेवलप होता है तो प्रेशर रिलीज होगा। और जैसा कि आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते समय भी समझें कि पदार्थ के गलनांक का दाब से सीधा संबंध होता है। यानी प्रेशर अगर बढ़ते जाएगा तो पदार्थ के पिघलने की संभावनाएं कम होंगी, और अगर प्रेशर कम होगा तो वही पदार्थ पिघलने लगेगा। तो जब दाब में कमी आएगी तो दाब में कमी आने के कारण इस संवहन धारा की तीव्रता क्या होगी? संवहन धारा की तीव्रता बढ़ने लगेगी। तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। इससे आगे अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या कहेंगे कि भ्रंश घाटी का निर्माण होता है जिससे दाब में कमी आने के साथ संवहन धारा की इंटेंसिटी में, तीव्रता में वृद्धि होती है। क्योंकि पहले केवल तापमान के बढ़ने के कारण यहाँ के ठोस पदार्थ पिघल रहे थे। अब यहाँ दाब के कम होने के कारण उस पदार्थ के पिघलने की संभावनाएं और क्या हो गई? बढ़ गई। तो अब जब संवहन धारा की तीव्रता बढ़ेगी तो अब प्लेट, महाद्वीपीय क्रस्ट पहले से ही गर्म हो गई है। अब जो गर्म हो गई है उसका खिंचाव हो गया है, तो अब आगे क्या होगा कि एक लिमिट के बाद यह प्लेट पिघलना शुरू कर जाएगी। तो जब यह प्लेट नीचे से पिघलने लगेगी, क्योंकि नीचे से गर्म हो रही है,
तो कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी? अंतर प्लेट विरलन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। आप सोचिए, अगर जो है ये प्लेट नीचे से पिघलेगी तो प्लेट की औसत मोटाई क्या होगी? औसत मोटाई कम होगी। तो कह सकते हैं ना कि अंतर प्लेट इंटरप्लेट थीनिंग अंतर प्लेट विरलन की प्रक्रिया के कारण जब महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई में कमी आती है, तो महाद्वीपीय प्लेट का क्या होता है? धंसाव होता है। क्योंकि जैसे उसको खाली जगह मिलेगा तो प्लेट क्या होगी? नीचे धंसेगी। तो क्या कह रहे हैं? इंटरप्लेट विरलन, यानी ये प्रक्रिया जैसे प्रारंभ होगी तो अंतर प्लेट विरलन की प्रक्रिया के कारण जब महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई कम होने लगती है तो वही प्लेट का नीचे की ओर क्या होता है? धंसाव होता है। तो अब सोचिए, जब धंसाव होगा तो पहले से ही क्या है? पहले से ही एक भ्रंश घाटी बनी हुई है, एक लंबी सक्रिय घाटी बनी हुई है। मतलब सोचिए, पहले से एक नाली रूपी घाटी बनी हुई है, अब उसकी क्या हो रही है? उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी ना, क्योंकि जैसे धंसा होगा तो जो नाला था उसकी चौड़ाई बढ़ेगी। तो भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होने के कारण वह सागर रूपी बेसिन में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब सोचिए कि अगर डायग्राम को देखेंगे तो पहले कंडीशन ऐसा था, ठीक है। अब इसकी जगह पर जो डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो अब ये अगर सोचिए एक्स और वाई महाद्वीप के दो खंड हैं। अब इसकी जगह ये दोनों महाद्वीप के खंड एक्स और वाई, इनके बीच की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। और ये जो पहले घाटी थी अब किस में चेंज कर गया? पहले ये भ्रंश घाटी थी, अब भ्रंश घाटी किस में चेंज कर गया? भ्रंश घाटी का परिवर्तन सागर रूपी बेसिन में हो गया। तो अंतर प्लेट विरलन के कारण ही, इंटरप्लेट थीनिंग के कारण ही भ्रंश घाटी का सागर रूपी बेसिन में परिवर्तन होता है। तो आप कहेंगे कि भूगोलवेताओं ने पहले यह सोचा कि पहले देखा? तो भूगोलवेताओं ने पहले देखा, सबने अपने अपने ढंग से सोचा, अंततः जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा इसे देखने के बाद स्पष्टीकरण किया गया, उसे आज सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। तो कहेंगे भूगोलवेताओं ने आखिर आपसे कह सकते हैं अंतः महाद्वीपीय भ्रंशन की क्रिया और अंतर प्लेट विरलन की प्रक्रिया को कहाँ देखा? तो कहेंगे इसके लिए ये डायग्राम बना सकते हैं कि यह है अगर अफ्रीका, तो अफ्रीका में अभी भी अगर आप एटलस में अफ्रीका के मैप को देखेंगे तो वहाँ पर ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली नज़र आएगा। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो अंतः महाद्वीपीय भ्रंशन की क्रिया के कारण ही अफ्रीका में ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। और वहीं पर अगर आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो यहीं पर आपको लाल सागर भी नजर आएगा। तो लाल सागर की अगर हम बात करें तो यह जो क्षेत्र है रेड सी, तो अंतर प्लेट विरलन के कारण ही लाल सागर का निर्माण हुआ। यानी जहां आज आप लाल सागर यानी रेड सी को देख रहे हैं, वहां पहले भ्रंश घाटी था। और भ्रंश घाटी के बनने के पहले एशिया और अफ्रीका महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। यानी पहले एशिया और अफ्रीका महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, वहां अंतः महाद्वीपीय भ्रंशन की क्रिया हुई। और अंतः महाद्वीपीय भ्रंशन की क्रिया के बाद वहां भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, फिर अंतर प्लेट विरलन हुआ, जिससे आज न केवल अफ्रीका और एशिया एक दूसरे से अलग हो गया, बल्कि यहाँ लाल सागर भी नजर आता है। उसी प्रकार
जहां आज ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, वहां हो सकता है आने वाले समय में इस रिफ्ट वैली की चौड़ाई बढ़ने से यहाँ सागर बन जाए और अफ्रीका का जो यह वाला भाग है ये अलग हो जाए। ठीक है, अब यही आपको इस सिद्धांत की आलोचना करनी होती तो कहते कि आखिर ये कब तक अलग हुआ, इतने वर्ष निकल गए, कभी तो अलग होना चाहिए। तो ये सब सिद्धांत की कमियां हैं। हमें यहाँ सिद्धांत के लिमिटेशन को नहीं बताना है, हमें सिद्धांत का वर्णन करना है। तो कह सकते हैं ना कि अंतःमहाद्वीप अपसारी प्लेट सीमांत का निर्माण 3 चरणों में होता है, जिसमें अंतःमहाद्वीपीय भ्रंशन के कारण महाद्वीपीय सतह पर भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। उसके बाद अंतर प्लेट विरलन के कारण जब महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई में कमी आती है तो वही भ्रंश घाटी की चौड़ाई बढ़ने के कारण वह सागर रूपी बेसिन में परिवर्तित हो जाता है, यानी अंतर प्लेट विरलन के कारण। और अंततः अगर आप तीसरे स्टेज की बात करें जो इम्पॉर्टेंट है, जिसे हैरी हेस ने सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किया था, वह महासागरीय कटक निर्माण, ओशियनिक रिज फॉर्मेशन। तो देखिए डायग्राम को ध्यान से समझना है और साथ में ड्रॉ करके, अगर आपसे कहा जाए तो ड्रॉ करके भी आप सोचिए। अगर मान लीजिए कि यह है महासागरीय कटक और ये इसके साथ है भ्रंश घाटी और यह है महासागरीय क्रस्ट, ये दोनों है महासागरीय क्रस्ट, यह है महासागरीय नीतल, और जो x और y महाद्वीप के 2 खंड थे, अगर ये y है और ये जो x है, जो पहले दोनों साथ में जुड़े हुए थे, यानी अभी आपने देखा कि एक जो ऐसे x और y की जगह ये महाद्वीप थे, उसी में पहले ऐसे भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, और बढ़ने के कारण यहाँ सागर रूपी बेसिन बन गया। और अब आप उसके लास्ट स्टेज को देख रहे हैं। तो लास्ट स्टेज को देखते हुए क्या कहेंगे कि अगर लास्ट स्टेज में इसी तप्तस्थल से संवहन धारा जो उत्पन्न हो रही थी उसका ऐसे तीव्रता बढ़ते जाएगी और ऐसे सेल बनना चाहिए, ऐसे अपसरण होगा। अब यहाँ समझिए, जिससे आप पहले से एलैबोरेट कर चुके हैं उसे दोबारा जो है रिपीट नहीं करना है। अब आप किसे देख रहे हैं तो कहेंगे महासागर के नीतल को, और यहाँ पर महासागर के नीतल पर यहाँ पर 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही, यही है अपसारी प्लेट सीमांत, प्लेट का मार्जिन है और यह जोन है, किनारा बाउंड्री। तो महासागर के नीतल पर आप ध्यान दीजिए, अब कैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसे देखिए। महासागर के नीतल पर 2 प्लेटें एक दूसरे से यहाँ दूर जा रही हैं, तो क्या कहेंगे, कौन सा संचलन हो रहा है, अपसारी प्लेट संचलन हो रहा है। तो जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, यानी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर अगर या मार्जिन पर प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, तो दूर जाने पर कौन सा बल लगेगा, तनाव मूलक बल। तो अपसारी प्लेट संचलन पर के कारण तनाव मूलक बल के उत्पन्न होने पर भ्रंशन की क्रिया होती है। तो भ्रंशन का मतलब क्या हो गया, प्लेटें जुड़ रही हैं या टूट रही हैं, तो कहेंगे प्लेटें यहाँ टूट रही हैं। तो सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जब प्लेटें टूटेंगी तो टूटने के कारण क्या होगा, तीव्र गति से कंपन होगा। तो भ्रंशन की क्रिया उत्पन्न होने पर भ्रंशन की क्रिया से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी भूकंप आने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इस पहले लाइन को समझिए कि पहली भूभौतिकी घटना आपने क्या बताई कि महासागर के नीतल पर अपसारी प्लेट संचलन के कारण ही तनाव मूलक बल के उत्पन्न होने पर जब भ्रंशन की क्रिया होती है तो भूकंप के आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप सोचिए, जब भ्रंशन की क्रिया होगी, प्लेटें टूटेंगी,
तो भ्रंश घाटी की चौड़ाई बढ़ेगी या कम होगी? तो सीधी सी बात है, भ्रंश घाटी की चौड़ाई बढ़ेगी। तो अगला पॉइंट क्या है कि भ्रंशन की क्रिया से ही भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होने पर, अब खुद सोचिए कि अगर चौड़ाई में वृद्धि होगी तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। दाब में कमी आने पर, तो दाब में कमी आएगी तो किसकी उत्पत्ति होगी? पदार्थ जमेगा या पिघलेगा? तो पिघलेगा, यानी मैग्मा की उत्पत्ति होगी। अब सोचिए, ये जो गर्म गलित पदार्थ के रूप में मैग्मा की उत्पत्ति होगी, यह मैग्मा कहीं ना कहीं भ्रंश घाटी से होते हुए अगर महासागर के नीतल पर आएगा तो कौन सी प्रक्रिया होगी? ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। तो ध्यान रखिएगा, यदि लगाना यहाँ इंपॉर्टेंट है, यदि मैग्मा भ्रंश घाटी से होते हुए महासागर के नीतल पर आता है तो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया होती है जिससे क्रस्ट के बनने पर महासागरीय कटक का निर्माण होता है। महासागरीय कटक का निर्माण होता है, ओशियनिक रिज का फॉर्मेशन। तो ध्यान दीजिए कि एक बात समझ में आ गया कि महासागर के नीतल पर जहाँ जहाँ महासागरीय कटक के साथ भ्रंश घाटी मिलेंगी, वहाँ पर, यानी भ्रंश घाटी को अगर हम देखते हैं तो उन सभी का संबंध कौन से प्लेट सीमांत से होगा? अपसारी प्लेट सीमांत से होगा। और अगर इसी महासागरीय कटक के साथ भ्रंश घाटी के समीप भूकंप की उत्पत्ति अगर होती हो या और ज्वालामुखी प्रक्रिया होती हो, यानी भूकंप के आने के साथ ज्वालामुखी प्रक्रिया के होने की संभावनाएं अगर बनी रहती हो, तो वह केवल अपसारी प्लेट सीमांत ही नहीं बल्कि वहाँ अपसारी प्लेट संचलन भी होता है, क्योंकि अपसारी प्लेट संचलन के कारण ही भूकंप की उत्पत्ति के साथ ज्वालामुखी प्रक्रिया हो सकती है। और सोचिए, चूंकि अपसारी प्लेट सीमांत पर नए क्रस्ट का निर्माण होता है, नया क्रस्ट बन रहा है जो बाहर से आ रहा है, तो इस नए क्रस्ट का निर्माण होने के कारण ही अपसारी प्लेट सीमांत को रचनात्मक सीमांत भी कहते हैं। तो अगर कोई प्रश्न करे कि अपसारी प्लेट सीमांत को रचनात्मक सीमांत क्यों कहते हैं, तो कहेंगे ना, क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण नए क्रस्ट का निर्माण होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अपसारी प्लेट सीमांत को रचनात्मक सीमांत भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ नए क्रस्ट का निर्माण होता है। अब सोचिए, और जब नए क्रस्ट का निर्माण होगा तो इस नए क्रस्ट का निर्माण होने के कारण सागर के नीतल का, जो नीतल है उसका क्या होगा? नीतल का प्रसार होगा। देखिए, सागर के नीतल का प्रसार कैसे होता है वो भी स्पष्ट हो गया। अपसारी प्लेट सीमांत पर नए क्रस्ट का निर्माण कैसे होता है वो भी स्पष्ट हो गया। अपसारी प्लेट सीमांत को रचनात्मक सीमांत कहते हैं, क्यों? ये भी क्लियर हो गया। और अपसारी प्लेट सीमांत पर भूकंप की उत्पत्ति के साथ ज्वालामुखी प्रक्रिया के होने की संभावनाएं क्यों अधिक होती है वो भी क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर अगर आपसे कहा जाए तो आपने क्या बताया कि अपसारी प्लेट सीमांत का निर्माण 3 चरणों में होता है, जिसमें सबसे पहले अंतःमहाद्वीपीय भ्रंशन के द्वारा महाद्वीपीय सतह पर भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होने के कारण जब संवहन तरंग की तीव्रता में वृद्धि होती है, संवहन तरंग की तीव्रता अधिक हो जाती है, तो अंतर प्लेट विरलन की प्रक्रिया से महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई में कमी होने लगती है, जिससे भ्रंश घाटी की चौड़ाई बढ़ने के कारण वह सागर रूपी बेसिन में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रक्रिया के निरंतर जारी रहने के कारण अंततः सागर रूपी बेसिन महासागर में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ
महासागर के नीतल पर अपसारी प्लेट संचलन के कारण उत्पन्न तनावमूलक बल के द्वारा भ्रंशन की क्रिया होने से भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। वहीं भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होने से दाब में कमी आने के कारण जब मैग्मा की उत्पत्ति होती है, तब यही मैग्मा यदि भ्रंश घाटी से होते हुए महासागर के नीतल पर आ जाता है तो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, जिससे नए क्रस्ट का निर्माण होने के कारण सागर के नीतल का प्रसार होता है। इसलिए अपसारी प्लेट सीमांत को रचनात्मक सीमांत कहते हैं। अब देखिए, कंक्लूड करेंगे अगर इस डिस्कशन को तो कह सकते हैं ऐसा देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो मध्य अटलांटिक कटक यानी अटलांटिक महासागर के मध्य में जाइएगा तो जो कटक है उसका संबंध अपसारी प्लेट सीमांत से, या प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के कटक पर भी इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के कारण ही सागर नीतल प्रसरण होता है। तो कह सकते हैं ना कि मध्य अटलांटिक कटक प्रशांत महासागर हिंद महासागर के कटक के निर्माण के साथ सागर के नीतल के प्रसार की प्रक्रिया का संबंध किससे है? अपसारी प्लेट संचलन की प्रक्रिया से, अपसारी प्लेट संचलन की प्रक्रिया से। तब सोचिए, यदि कोई आपसे कहे कि मध्य अटलांटिक कटक की उत्पत्ति के साथ वहाँ होने वाली भूभौतिकी घटनाओं का वर्णन करें, या प्रशांत महासागर या हिंद महासागर के कटक पर होने वाली भूभौतिकी घटनाओं का वर्णन करें, या सागर के नीतल का प्रसार कैसे होता है, तो अपसारी प्लेट संचलन की प्रक्रिया का ही तो वर्णन करेंगे कि अपसारी प्लेट संचलन के कारण ही कटक का निर्माण होता है, और इसी कटक के पास भूकंप के आने की संभावनाएं भी बनी रहती है और ज्वालामुखी प्रक्रिया भी होती है, और उसी ज्वालामुखी प्रक्रिया से कटक का निर्माण भी होता है, और कटक के निर्माण के कारण ही सागर के नीतल का प्रसार होता है। तो सोचिए, आज के डिस्कशन के माध्यम से मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि प्लेट किसे कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक क्या है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को क्यों नहीं दिया जाता है, पृथ्वी की सतह पर प्लेटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, बृहद प्लेटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, उन 7 बृहद प्लेटों में प्रशांत महासागरीय प्लेट केवल महासागरीय क्रस्ट से बनी हुई सबसे बड़ी प्लेट कैसे है, प्लेटों का संचलन कितने प्रकार से होता है, प्लेटों का संचलन किस कारण से होता है, और प्लेटों के संचलन में प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष में जो अपसारी, अभिसारी और समानांतर संचलन होता है, उसमें आपने देखा कि किस प्रकार अपसारी प्लेट सीमांत का निर्माण होने के साथ अपसारी संचलन के कारण भूभौतिकी घटनाएं होती हैं। अब इतनी बातों को मैं आपसे यही कहूँगा कि अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, डायग्राम ड्रॉ करके डायग्राम को लेबल कीजिएगा और उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। छोटे छोटे वाक्य बनाकर पॉइंट फॉर्म में अपनी समझ को लैंग्वेज देने का प्रयास कीजिएगा। एटलस लीजिएगा या PDF नोट्स के सेक्शन में जो मैप दिया गया हो उसे देखिएगा, और आउटलाइन मैप में आप प्लेटों के डिस्ट्रीब्यूशन को वहाँ दिखाइएगा, जैसे वहाँ मैप में दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते समय बृहद प्लेटों के डिस्ट्रीब्यूशन को हाईलाइट कीजिएगा, और उसके बाद डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री यानी अंतर महाद्वीपीय भ्रंशन, अंतर प्लेट विरलन और महासागरीय कटक के निर्माण तक के 3 जो स्टेजेज में प्रक्रियाएं होती हैं उनका डायग्राम ड्रॉ करके उनको समझते हुए अपना एक नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसे लैंग्वेज देने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका बेनिफिट यह होगा कि जब नेक्स्ट लेक्चर में, जो आज का लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन होगा, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, उसमें हम ये देखेंगे कि जब प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष में संचलन करती हैं और उसमें जब अभिसारी संचलन होता है, जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो किस प्रकार की भूभौतिकी घटनाएं होती हैं, और समानांतर प्लेट संचलन के समय भी क्या होता है। तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।